हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लर्निंग बैच यूट्यूब चैनल पर। और पहली वीडियो ऑलरेडी हमने बना दी है कैपिटल गेन से होने वाली इनकम पर। आज दूसरे नंबर की वीडियो है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था और उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा दूं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो जैसे कि हमने पहले सेक्शन चार्जिंग सेक्शन देखा था, जो कि सेक्शन 45 था, 45। उसने हमें बताया कि कब कैपिटल गेन हेड ओपन होता है। तो हमने देखा अगर कोई पर्सन ट्रांसफ़र करे या फिर हम कहें सेल करे अपना कोई कैपिटल एसेट, तो उससे होने वाला प्रॉफिट या लॉस वो शो करेगा कैपिटल गेन हेड के अंदर। ठीक। उसके बाद हमने देखा कि भाई कैपिटल एसेट क्या होता है। तो कैपिटल एसेट्स के बारे में हमने कई सारी चीज़ें देखी, क्या चीज़ कैपिटल एसेट्स है, क्या चीज़ कैपिटल एसेट्स नहीं है। उसके बाद हमने देखा कैपिटल एसेट्स अगर है तो वो दो तरीके का हो सकता है, या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। कैसे डिसाइड करें कि ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है? तो पीरियड ऑफ होल्डिंग आपको चेक करनी पड़ेगी। दैट मीन्स आपने उसे कितने टाइम तक अपने पास होल्ड करा, वो टाइम पीरियड क्या था। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे। वहाँ पे अगर आप ध्यान हो तो 36 महीने था, 12 महीने भी था, 24 महीने भी था। ठीक है। तो जनरली सभी चीज़ों के लिए 36 महीने था, कुछ चीज़ों के लिए 24 और कुछ चीज़ों के लिए 12 महीने था। हाउस प्रॉपर्टी है, इसका मैंने आपको करवा दिया था। बाय और सोल्ड दोनों डेट्स दी हुई हैं। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग 27 महीने हमने कैलकुलेट किया था, जिस हिसाब से इसका जो नेचर हुआ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स हुआ। आपको ये सारे होमवर्क्स दिए थे, मैंने कहा शायद आपने कर भी दिए होंगे, तो मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ इनका आंसर क्या क्या होना चाहिए। डायमंड रिंग, क्योंकि ये पर्सनल यूज़ वाली है तो डायमंड रिंग ज्वेलरी में आती है, 6 चीज़ के अंदर आती है, तो ये कहीं ना कहीं कैपिटल एसेट है। कितना इसका ड्यूरेशन हो रही है तो मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है यहाँ पे 35 मेरे हिसाब से आ रहा है। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ कमेंट कर देना मुझे। 35 मंथ जो है इसने होल्ड किया। तो इस हिसाब से कितना ये शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म। तो देखो डायमंड रिंग के लिए हम 36 महीने देखेंगे। 36 महीने से पहले ही बेच दिया, दैट मीन्स ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगा। अगर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है तो कौन सा कैपिटल गेन हेड ओपन होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करना होगा। सिंपल है। शेयर की बात करें तो शेयर दो थे, लिस्टेड अनलिस्टेड। लिस्टेड वाले हैं तो 24 महीने देखना होता है। यहाँ पे काउंट कर लेते हैं कितना महीने आ रहे हैं। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे 27 मंथ्स आ रहे हैं। तो क्योंकि ये 24 महीने से ऊपर है तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा। और दूसरी तरफ कार है आपके पास होंडा सिटी, तो पर्सनल यूज़ वाली अगर कार आ रही है तो ये कैपिटल एसेट नहीं है। आप चाहो गिन सकते हो, लेकिन गिनने से कोई फ़ायदा नहीं है। 45 मंथ्स इसे यहाँ पे डैश लिख दो। ना ही ये लॉन्ग टर्म है ना ये शॉर्ट टर्म। वाई? बिकॉज क्योंकि ये कैपिटल एसेट नहीं है। बेशक से एसेट है लेकिन कैपिटल एसेट नहीं है। इसको बेचने पर कोई टैक्स नहीं देना आपको। सिंपल। दोबारा शेयर आ रहा है अनलिस्टेड, तो 12 महीने से चेक किया जाएगा। तो कितने महीने आपने होल्ड किया? मेरे हिसाब से यहाँ पे 11 महीने आ रहा है, और जो कि 12 महीने से कम है तो यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा। यहाँ पे दोबारा हाउस प्रॉपर्टी है और इसका टाइम मैंने चेंज कर दिया था, ये 2012 है। यहाँ पर आपका कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 75 मंथ्स आएगा, जिस हिसाब से ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगा। तो हमने ये डिसाइड करना सीख लिया कि कौन सा कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म है और कौन सा कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म है। उसके बाद आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैपिटल गेन का फॉर्मेट क्या है, कैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं, ये नीचे दिख रहा है, और कैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सिचुएशन दूंगा, एक एग्जांपल दूंगा, और उस एग्जांपल को थोड़ा आप खुद सॉल्व करेंगे अपने बेसिक माइंड को लेकर। ठीक, क्या एग्जांपल है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर मैं उस एग्जांपल को ले लेता हूँ आपके लिए। तो सपोज दैट आपने बाय किया था एक हाउस प्रॉपर्टी, एक घर खरीदा था आपने। ठीक, कब खरीदा था? तो 1/6/2016 में खरीदा था। सिंपल। कितने रुपए का खरीदा था? तो आपने उसे 3 लाख रुपए में खरीदा था। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। बाद में उस घर पर आपने एक फ्लोर ऊपर आपने कंस्ट्रक्शन करी, यानी उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करी आपने। ठीक है, आपने उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करी। एक फर्स्ट फ्लोर पे आपने खर्चा किया, उसको और थोड़ा घर को बड़ा करा उसको। ठीक, एक फ्लोर और बना दिया। सिंपल सी बात है। कब? तो 2-3 महीने बाद, मान लो 8 अगस्त में ही 2016 में जाकर, और आपने उस पर 60,000 रुपये खर्च करे। सिंपल है। बाद में आपने उसे बेच दिया, सोल्ड किया। और कब सोल्ड किया? हम अपना प्रीवियस ईयर में ही उसे बेचने वाले हैं। हमारा प्रीवियस 18-19 है, तो हमने 18-19 में किसी एक डेट को पकड़ लेते हैं। 1/12/2018 में उसे बेच दिया आपने। और कितने रुपए में बेच दिया? आपने उसे 9 लाख रुपए में बेच दिया। बेचते वक्त आपने वहाँ पे कमीशन दी है, ब्रोकरेज दी है। किसको ब्रोकरेज दी है, किसको कमीशन दी है? जिसने आपका वो घर बिकवाया। प्रॉपर्टी डीलर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो आपने वहाँ पे कमीशन जो है वो पे करी है, और कमीशन पे करी है। परसेंटेज भी हो सकता है 1%, या फिर अगर मैं इसे बोलूँ, मान लीजिए आपने 10,000 रुपये
कमीशन के तौर पर आपने उस बंदे को दिया है ताकि वो आपका घर बिकवा सके, और उसने घर बिकवाया तो आपने उसे 10,000 कमीशन दे दिया। मुझे ये बताओ यहाँ पर जो भी ये ट्रांजेक्शन हुई है, जो भी ये डील हुई है, इसमें आपको फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? मुझे मोटा मोटा कैलकुलेशन करके बता दो। बताओ, खुद से कैलकुलेट करो एक बार, पॉज कर लो वीडियो को और ये बताओ कि यहाँ पे फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। आपने कोई चीज़ खरीदी है और उसे फिर बेची भी है, तो फ़ायदा या नुकसान वैल्यू बताओ, कमेंट करके बताओ। वीडियो पॉज कर लो। ठीक है, आपने कोशिश निकाल लिया होगा, सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है, मैं मान लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ आपने क्या करा होगा। देखो क्या करा होगा भाई, मैंने कोई चीज़ 9 लाख रुपए में बेची है, लो जी 9 लाख रुपए मुझे पैसे आए मेरे पास। इसमें से मैंने एक खर्चा करा था, मतलब ये तभी तो कमाई हुई है जब मैंने कुछ खर्चा करा होगा। हाँ, तो 3 लाख रुपए की तो इसकी कॉस्ट लागत हो गई, ये मैं यहाँ से माइनस करूँगा। 60,000 रुपये इसमें कंस्ट्रक्शन करा मैंने एक्स्ट्रा, तो वो मैं यहाँ से माइनस करूँगा। और 10,000 रुपये मैंने उसको बिकवाने पे खर्च करा, वो यहाँ से माइनस करूँगा। सब ने ऐसे ही करा होगा। और यहाँ पे जो आपका फ़ायदा निकल कर आ रहा है, 9 लाख में से माइनस कर देता हूँ 3 लाख और 60,000 और माइनस 10,000, तो निकल कर आ रहा है 5,30,000, 5,30,000। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि आपने बेचा क्या था? हाउस प्रॉपर्टी। क्या ये हाउस प्रॉपर्टी आपका कैपिटल एसेट है? अब सवाल उठता है कि ये बिजनेस पर्पज़ के लिए था या पर्सनल पर्पज़ के लिए। अब नहीं भी बोला तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और वो चाहे बिजनेस वाली हो या पर्सनल वाली हो, दोनों के दोनों ही वो कैपिटल एसेट्स थी। नहीं भी दिया तो चल जाएगा। हालांकि मैंने बोल दिया आपका कोई घर, आपने कोई अपने लिए घर खरीदा है, ऐसे हम मान के चल रहे हैं, तो ये एक कैपिटल एसेट है, बिल्कुल सही। अब जब कैपिटल एसेट है, अब हमें ये पता लग गया कैपिटल एसेट है, तो ये कैपिटल एसेट कैसा है, लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म? तो कैसे पता करोगे? इसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग आपको कैलकुलेट करनी होगी। वो कैसे कैलकुलेट होगी? तो आपको बाइंग डेट, जिस दिन आपने ख़रीदा था और जिस दिन आपने बेचा था, यहाँ से यहाँ तक आपको टाइम गिनना पड़ेगा। तो कितना हो रहा है ये? 36 महीने से ज़्यादा है, कम है, ये बता दो। देखो 16 से 18, मोटा मोटा 24 महीने, और ये आपके 6 महीने और, यानी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6, 7 महीने और जो भी आ रहे हैं, 6 महीने और आ रहे हैं, 30 महीने मेरे ख्याल से मोटे मोटे आ रहे हैं। तो ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट 36 महीने चेक करेंगे ना हाउस प्रॉपर्टी के लिए, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। मतलब आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट जब है, तो आप कौन सा आपको कैपिटल गेन लगेगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है आपको, कितने का गेन हुआ? 5,30,000 का। बड़ा सिंपल था ना गेन निकालना। देखो कोई भी निकाल लेगा। आपको पूछा जाए भाई कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है, तो सिंपल, कितने का सामान बेचा, क्या क्या उसमें खर्चा आया, माइनस करके बता दो, 5,30,000। लेकिन अभी ये जो हमने किया ये एक बदतमीजी से किया है। अब हम इसको थोड़ा तरीके से करेंगे, थोड़ा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करेंगे और जानेंगे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे निकाला जाता है। कहीं ना कहीं मैं आपको इसका फॉर्मेट देने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं इसका फॉर्मेट बना लेता हूँ। ये बन गया मेरा फॉर्मेट। अब इसके अंदर चीज़ें मुझे भरनी है, तो मैंने ये पर्टिकुलर है यहाँ पे और ये अमाउंट है। ऊपर लिखा है कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर। कौन से असेसमेंट ईयर की कैलकुलेशन चलेगी? 19-20, मतलब डेटा हम 18-19 का लेंगे, सिंपल है। इसके बाद इसमें आप सबसे पहले क्या लेंगे? सबसे पहले आप लेंगे सेल कंसिडरेशन। सेल कंसिडरेशन, ठीक। अभी क्या चीज़ होती है सेल कंसिडरेशन, अभी हम इसको देख लेंगे। सेल कंसिडरेशन की कोई वैल्यू आएगी, इसमें से आप लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ़र। क्या चीज़ है अभी मैं बताऊंगा इसको, ऊपर जो एग्जाम्पल था वहीं से हम इसको देखेंगे। तो जैसे ही मैंने कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ़र किया सेल कंसिडरेशन के बाद, आपके पास निकल कर आएगा नेट सेल कंसिडरेशन। नेट सेल कंसिडरेशन, नेट सेल कंसिडरेशन। इसके बाद आपको फिर एक लेस करना है दोबारा से। क्या लेस करना है? तो आपको लेस करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ACQ है ये, ठीक है, एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इसको माइनस कर दिया। एंड देन एक और चीज़ लेस करेंगे आप यहाँ से, लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ठीक। जैसी कितनी चीज़ें मैंने लेस करी, एक। देखो ब्रैकेट लगाना आप सही, यार मैंने यहाँ गलत ब्रैकेट लगा दी, सॉरी। यहाँ ब्रैकेट लगाना सही नहीं है, वाई? बिकॉज क्योंकि मैं ऑलरेडी लेस लिख चुका हूँ ना, अच्छा नहीं 2 बार आप इम्पैक्ट दिखा रहे हैं उस चीज़ का। तो ये जो निकल कर आएगा आपका आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, आप पूरा लिखेंगे इसे
ठीक है, अब देखो हुआ क्या। अब ढूंढते हैं जो हमने ऊपर एग्जाम्पल क्रिएट करा था, ये जो चीज़ें लिखी थी अपनी बदतमीजी से, उसको हम थोड़ा तमीज से लिखेंगे। बताओ मुझे सेल कंसिडरेशन क्या है यहाँ पे से, इसमें से सेल कंसिडरेशन क्या है। देखो कंसिडरेशन मतलब होता है बदले में कुछ चीज़ मिलना। तो आपने कोई चीज़ बेची है, उसके बदले आपको जो मिला है 9 लाख रुपए मिला है, तो 9 लाख आपका हो जाएगा सेल कंसिडरेशन। तो यहाँ हम लिखेंगे इसे सेल कंसिडरेशन। क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेगा, लेकिन वो थ्योरी फॉर्म में होगा। ये तो मैंने ऐसे डेटा उठा लिया सीधा सीधा। तो आपको ढूंढना है यार मेरा सेल कंसिडरेशन क्या है, ये रहा। उसमें से आपको 3 खर्चे घटाने, 3 घटाए थे ना आपने, 1 2 3, लेकिन हम इसे तरीके से घटाएंगे। पहला हम कौन सा घटाएंगे, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ़र। कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ़र का मतलब वो सारे खर्चे जो आपने उस एसेट को, उस कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करते वक्त किया है। हो सकता है रजिस्ट्री का खर्चा हो सकता है कोई पेपर्स बनाने के खर्चा हो सकता है कोई कमीशन हो सकता है कोई ब्रोकरेज हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर 10,000 रुपये का वो खर्चा है, तो सीधा हम यहाँ से 10,000 जो है लेस कर देंगे, तो हमारे पास नेट सेल कंसिडरेशन कितना आएगा, 8,90,000 आएगा। ठीक है। उसके बाद 2 खर्चे और बचते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है एक्वायर करने की कॉस्ट, बाय करने की कॉस्ट, परचेज करने की कॉस्ट। तो कितने में आपने एक्वायर किया था, 3 लाख रुपए में आपने एक्वायर किया था, तो मैं यहाँ से सीधे सीधे 3 लाख रुपए रिड्यूस कर देता हूँ। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, कोई इम्प्रूवमेंट थी क्या आपके क्वेश्चन में, हाँ हमने 60,000 रुपये की इम्प्रूवमेंट भी की थी, वो वाला खर्चा भी आप यहाँ से आराम से घटा सकते हो। तो आपने ये सारे खर्चे घटाने के बाद आपके पास जो बच कर आएगा कितना, 5 लाख, कितना आ रहा था पहले 30,000, 5,30,000 हमारा क्या बन जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मतलब कैपिटल गेन तो है, कौन सा वाला, शॉर्ट टर्म वाला। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से आपको इस फॉर्मेट पे काम करना है, इस तरीके से नहीं, हालांकि ये समझाने के लिए था। डन। अच्छा, मैं बार बार इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स नहीं लिखूंगा, मैं आपको ना इसका एक शॉर्टकट दे देता हूँ, ताकि मैं आगे जब वीडियोस में काम करूँगा तो मैं बार बार इतनी टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, देखो ऐसे ये फॉर्मेट बनाऊँगा चुपचाप से, इधर लिखूँगा सेल कंसिडरेशन माइनस COT, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ़र, इसको घटाने के बाद आएगा आपके पास NSC, नेट सेल कंसिडरेशन। इसमें से 2 खर्चे घटेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन COA एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट COI, और घटाने के बाद आ जाएगा आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। दैट्स इट। मैं ऐसे ही करूँगा सारे क्वेश्चन अब से, मैं इतनी सारी चीज़ें नहीं लिखूंगा। ठीक है, आप लोग लिखेंगे यार, मैं बस वीडियो लंबी ना बने इसलिए मेरे को ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। बताओ मैंने सही बात करी या नहीं करी, लाइक कर दो वीडियो को इस बात पर। चलो आगे एक और क्वेश्चन करेंगे, जिस पर आपको यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लगा दिया। ये वाली जो नोटबुक है ना, खुद मेरी खुद की बुक है। अगर आपको ये बुक चाहिए तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं लिंक आपको दे दूंगा, आप इजीली बाई कर सकते हैं इसे ऑनलाइन, आपके घर आ जाएगी ये 2 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, तो फटाफट से इसको एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, और आपको यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, कंप्यूट लिखा हुआ है, कंप्यूट कैपिटल गेन। अब कौन सा कैपिटल गेन ये नहीं बोला, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, तो वो आप खुद ढूंढोगे। तो पढ़ लेते हैं एक बार। मिस्टर अजय, अच्छा वीडियो पॉज करके आप खुद भी कर सकते हो थोड़ा सा। मिस्टर अजय परचेज अ फ्लैट, उन्होंने एक फ्लैट खरीदा इन अगस्त 2016 में, कितने का, 35 लाख रुपए का खरीदा है। ही इनकर्ड, उन्होंने खर्च किया 5 लाख रुपए ऑन चेंजिंग ऑफ द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस, उन्होंने एक उस घर का जो फ्लोर है उसमें कुछ चेंजेस किया। जनवरी 2017 में उन्होंने खर्च करा 5 लाख रुपए। इन मार्च 2018 ही सोल्ड द हाउस, 60 लाख में उन्होंने वो घर बेच दिया। एंड द प्रॉपर्टी डीलर हैज चार्ज्ड द कमीशन ऑफ 1% ऑन द सेल प्राइस, जितने का भी वो घर बिका उसका 1% कमीशन लिया किसने, प्रॉपर्टी डीलर ने। नाउ यू हैव टू कंप्यूट द कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर 1920। सो करना क्या है, सिंपल सा यार, फॉर्मेट बनाना है और कुछ नहीं करना है। जस्ट वेट एंड वॉच, जस्ट वेट एंड वॉच। यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल जो भी चल रहा था हमारा, सिंपल से मैं ऐसे आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ। ये लो, ऊपर आप लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो भी है। तो यहाँ पे आपने लिखा सेल कंसिडरेशन, एंड यहाँ पे आपने लिखना है COT, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ़र, एंड देन आपने यहाँ पे लिखना है NSC, एंड देन आपने यहाँ पे लिखना है COA, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, COI, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, ये COT, COA, COI क्या चीज़ें, अगर आप इनकी डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। हालांकि मैं सारी थ्योरी दूंगा, मैंने वादा किया हुआ आपसे। कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ़र, एक्विजिशन, इंप्रूवमेंट, आराम से पॉज करके पढ़ सकते हो। ठीक, तो मुझे बताओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे पहले तो ये आपने डिसाइड कैसे किया कि ये शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है। ठीक, उसके लिए तो आपको वो देखनी पड़ेगी बाइंग डेट और सेलिंग डेट, उसके हिसाब से आप पता कर पाएंगे पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना है। तो यहाँ पे बाइंग डेट क्या थी, 2016 अगस्त, और सेल कब किया था इसने,
मार्च 2018, तो ये 2 साल ही हो रहे हैं, तो 36 महीने से कम है। फ्लैट हाउस प्रॉपर्टी में ही आएगा। फ्लैट है तो यहाँ पे 36 महीने से कम, दैट मीन्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। अच्छा, इस बात के लिए ना आपको नीचे नोट लिखना पड़ेगा कि आपने कैसे डिसाइड किया। ये नोट कंपलसरी हर चीज़ के लिए रहेगा। आप क्या लिखेंगे, हेयर, ये हर जगह काम करेगा, हेयर पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ फ्लैट इज लेस देन, ऐसे लिखेंगे आप, लेस देन कितना, 36 मंथ। देयरफॉर, इसीलिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शैल बी कंप्यूटेड। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो कंप्यूट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 36 महीने से जो है फ्लैट कम है। अच्छा यार, कई बच्चों की ना थोड़ी इंग्लिश में भी, अभी मेरे को थोड़े कमेंट्स देखे मैंने, इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, कई सुना है मैंने बच्चों से। जैसे कि ये पता है एक पैसिव वॉइस था, अगर थोड़ा सा हम ग्रामर की बात करें, इंग्लिश में ये पैसिव वॉइस था। तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं थोड़ा ना साइड में थोड़ी सी छोटी छोटी इंग्लिश की वीडियोस भी डालता रहूँ। जैसे हफ्ते में 1 वीडियो भी डाल दी, 2 वीडियो भी डाल दी, जो आपके काम आएंगी, जिनसे आप ना ये छोटे छोटे सेंटेंस मेक कर पाओगे। ठीक, जैसे पैसिव वॉइस होता है, इसमें इंपॉर्टेंट ग्रामर के अंदर टेंसेज होते हैं, ग्रामर के अंदर कुछ स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, जिनके थ्रू आप राइटिंग मतलब थ्योरी लिखते वक्त जो आपको काम आएंगी। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। चलें आगे। अच्छा सही बताना, मैं थोड़ी ज़्यादा बकवास तो नहीं कर रहा, अगर कर रहा हूँ तो भी कमेंट कर देना प्लीज़। ओके, फटाफट बताओ, शॉर्ट ये सेल कंसिडरेशन क्या था इसके अंदर, सेल कंसिडरेशन ये 60 लाख का, 60 लाख आपका हो गया सेल कंसिडरेशन। आई होप आपका आंसर आ चुका होगा। 1% क्या है, इसकी कमीशन दी थी इसने, तो 60 लाख का 1% बनेगा 60,000। तो यहाँ से 60,000 लेस किया जाएगा, 60,000 ऐसे, तो कितना बनकर आएगा, 59,40,000। कितने में खरीदा था, खरीद कॉस्ट इसकी थी 35 लाख की, 35 लाख की। और COI कितने में इम्प्रूवमेंट था, 5 लाख का इम्प्रूवमेंट था। तो अगर मैं इन दोनों खर्चों को यहाँ से घटा दूँ तो क्या होगा देखते हैं। यहाँ पर घटाने के बाद आ जाएगा 19,40,000। तो ये 19,40,000 क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और आप पहले ही बता चुके हो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्यों कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि जो इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो लेस देन 36 मंथ है। ठीक, अच्छा मैं बता दूं, जैसे कि कोई और क्वेश्चन हो तो यहाँ पे फ्लैट के बदले कुछ भी हो सकता है, ज्वेलरी हो सकती है, शेयर हो सकते हैं। 36 महीने के बदले 12 महीने, 24 महीने कुछ भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म के बदले लॉन्ग टर्म या कुछ और भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म 2 ही होंगे। तो ऐसे एडिट करके आप इस नोट को मेंटेन कर सकते हैं हर चीज़ के लिए। क्लियर है? तो आशा करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा आपको। समझ में आ रहा तो बस आप मुझे लाइक करके बताओ, और तो कुछ जरिया है नहीं बताने का। कमेंट भी कर सकते हो, ये तो होमवर्क रहेगा आपके लिए। अच्छा, आंसर अगर गलत लगे तो प्लीज़ यार टेंशन मत लेना, क्योंकि ये शायद मैंने अपडेट ना किया हो, वैसे तो सही लग रहा है मुझे। इस क्वेश्चन को आप घर से करेंगे और फिर अगली वीडियो में मैं इसके ऊपर बात करूँगा। ठीक, अब मैं जा रहा हूँ आपको लॉन्ग टर्म वाले केस के अंदर, कि लॉन्ग टर्म का जो केस है वो कैसे सॉल्व होगा। उसके लिए भी मैं आपको वैसे ही एक सिचुएशन दूंगा, इसे आप सॉल्व कर लेना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। तो जैसे सिचुएशन मैंने अभी आपको दी थी वैसी एक सिचुएशन दूंगा, और उस सिचुएशन में आप बताएंगे कि कैसे आपके हिसाब से कितना जो है कैपिटल गेन आना चाहिए लॉन्ग टर्म वाला। ठीक, कर लिया होगा ये वाला एग्जाम्पल। चलो अब आ जाते हैं इस पर। मैंने यहाँ पे आपके लिए सिचुएशन बना दी है सिंपल, तो देखते हैं क्या है और आप इसे सॉल्व करेंगे अपने हिसाब से। तो बाय किया है आपने एक हाउस प्रॉपर्टी, और कब बाय किया है इसकी डेट मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, 1/11/2003 में आपने ये हाउस प्रॉपर्टी खरीदी थी 3 लाख रुपए की। उसके बाद आपने उसमें इम्प्रूवमेंट किया 2008 में आकर 90,000 रुपये का इम्प्रूवमेंट किया है। एंड देन सेल कर दिया आपने अपने प्रीवियस ईयर में आके 18 लाख रुपए का आपने उसे बेच दिया है। ठीक है, और COT यानी कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ़र 50,000 रुपये का आपने कमीशन के तौर पर किसी को दे दिया होगा बिकवाने के लिए, जो भी खर्चे आपके रहे होंगे। सिंपल, मुझे बताओ यहाँ पर आपका कितना नफ़ा नुकसान हो रहा है, मोटा मोटा कैलकुलेशन करके बता दो। अगर आप फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जा रहे हैं तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जाएंगे, तो फॉर्मेट क्या था हमारा, फॉर्मेट आप बना लो, मेरी बात मत सुनो, मैं फॉर्मेट बना के रख देता हूँ। सेल कंसिडरेशन माइनस COT निकल कर आएगा NSC, और उसके बाद माइनस करेंगे आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एंड देन माइनस करेंगे आप कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो निकल कर आएगा आपके पास जो भी आप कैपिटल गेन निकालेंगे। ऐसे ही है ना, मैं यहाँ पे हम, क्योंकि ये तो लॉन्ग टर्म ही रहेगा, बेचा कब है 18 में और ख़रीदा 2003 में ख़रीदा था,
ये तो सबको पता है लॉन्ग टर्म है, तो मैं नीचे लॉन्ग टर्म लिख ही देता हूँ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो अपनी वैल्यूएशन करके बताओ मुझे कितनी आ रही है। कर ली होगी, पॉज करके वीडियो करके अपने आप निकालो, तभी जाकर अच्छे से समझ में आता है चीज़ें। ठीक है, सारी चीज़ें कॉपी मत करा करो। आ जाओ, सेल कंसिडरेशन बोलो कितने का है। 18 लाख रुपए का सेल कंसिडरेशन है, बिल्कुल सही। सीओटी कितने की है? 50,000, बिल्कुल बढ़िया साफ दे रखी थी। तो अगर मैं यहाँ से माइनस कर दूँ तो ये 17,50,000 रुपया आ जाएगा। कितने में खरीदा था ये? तो ये खरीदा था मैंने 3 लाख रुपए का, तो मैं यहाँ से 3 लाख माइनस करूँगा। और कितने का इम्प्रूवमेंट है? तो इम्प्रूवमेंट था 90,000 रुपये, यहाँ से मैं माइनस करूँगा। ऐसे ही आप लोगों ने भी करा होगा। और इसको माइनस करने के बाद 17,50,000 में से 3 लाख चला गया, बहुत 90,000 माइनस कर दिया, तो 13,60,000 आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है। तो बहुत ईजी लग रहा है यार, लेकिन गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ये जो आपने किया है अगर ऐसा, तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है मैं वजह बताने वाला हूँ आपको, ध्यान से देखना। आपने ये हाउस प्रॉपर्टी बेचा है, खरीदा था इसको 3 लाख में 2003 में, सिंपल है। और आप आज इसे बेच रहे हो 18 लाख में। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हम देखो, एक मोटी कैलकुलेशन देखना, आप 18 लाख में इसको बेच रहे हो और 3 लाख इसमें से इसकी कॉस्ट घटा रहे हो। क्या सच में ये हाउस प्रॉपर्टी जो 3 लाख का उस टाइम पे खरीदा था, ये आज भी 3 लाख का होगा? इन्फ्लेशन नाम की कोई चीज़ होती है, इस हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू आज बढ़ी भी तो होगी इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग, समझ रहे ना? यानी इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू आज कितनी है वो हमें पता करना है, और तब हमें कितने में हमने बेचा उससे कंपेयर करके डिफरेंस हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा। मेरी बात सुनना ध्यान से। जैसे कई बार हम क्या करते हैं, हमने कोई एसेट खरीदा है, फिक्स एसेट, मान लो 5 लाख का खरीदा है, और 3 साल उसे इस्तेमाल करा और फिर बेचते हैं उसे, मान लो उसे हमने 2 लाख में बेच दिया। तो कई बच्चे बोलेंगे 3 लाख के नुकसान पे बेचा है। अरे नहीं भाई, पहले 3 साल का डेप भी तो घटाओगे, क्योंकि ये डेप्रिशिएबल एसेट था। अब क्योंकि ये एक एप्रिशिएबल एसेट है, तो यहाँ पे आप इन्फ्लेशन का इसमें इफेक्ट जोड़ोगे कि 2003 से 2018 तक इसका इन्फ्लेशन का अगर इफेक्ट इसमें डालेंगे 3 लाख में, तो ये 3 लाख आज कितने की वैल्यू होगी। यानी इस हाउस प्रॉपर्टी की औकात 2018 में कितनी है इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग, तो वो वैल्यू से हम 18 लाख को कंपेयर करेंगे, ना कि डायरेक्ट 3 लाख से। मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर जब हम डैप घटाते हैं, तो डैप घटा के 3 साल का डैप घटा के जो वैल्यू निकल कर आती है उससे हम कंपेयर करते हैं कि हमने 2 लाख में से बेचा है तो कितना नफा नुकसान हुआ। सेम हम यहाँ पे भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे एप्रिशिएबल हो रहा है, यहाँ डिप्रिशिएबल हो रहा होता है। तो आप इसे कैसे करेंगे, यहाँ पे देखना जरा इसे। आप क्या करेंगे, सेल कंसिडरेशन तो सिंपल 18 लाख है, ठीक है। अब सेल कंसिडरेशन 18 लाख है, सीओटी कितनी है? अच्छा सुनना मेरी बात, सेल कब कराई है? 18 में, 2018 में, अपने 18 में प्रीवियस ईयर में कराए। सीओटी कब दिया होगा? जब बेचा होगा। तो यानी ये भी प्रीवियस ईयर की ही वैल्यू है। 50,000 मैंने इसे यहाँ से लेस कर दिया, तो मेरे पास एनएससी कितने का आ गया? एनएससी, तो एनएससी आ जाएगा आपके पास 17,50,000 का। अब आप जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन घटाएंगे, ठीक, तो पहले आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट डालना पड़ेगा। तो आपको पता करना पड़ेगा कि वो 3 लाख की चीज़ जो 2003 में थी, आज 2018 में कितने की होगी। तो इसके लिए क्या है, आपको इन्फ्लेशन के यहाँ पे कुछ रेट्स दिए गए हैं, और वो भी इंडेक्स फॉर्म में दिए गए हैं। अभी इंडेक्स क्या होता है आपने सुना तो पहले होगा कहीं ना कहीं। आपको क्या कहा गया है, देखो इंडेक्स क्या होता है, हमें पता है कि इंडेक्स की जो बेस वैल्यू होती है वो 100 होती है। मतलब इंडेक्स तो पॉइंट में होता है ना, 4.5 होगा, 6.5 होगा। मान लो पहले साल इंडेक्स रहा होगा 4.5, फिर 4.7 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 6 हुआ, ऐसे करके बढ़ता जाएगा। तो जो पहला हमने कैलकुलेट कब से करना शुरू करा है, इसे 1-2 से, 2001-2 से हमने इन्फ्लेशन को मेंटेन करना शुरू करा है। तो पहले साल का जो इंडेक्स था, पहले साल का जो इन्फ्लेशन था, उसकी जो इंडेक्सेशन वैल्यू है वो 100 के बराबर हमने मान ली। अब 2002-3 में वो बढ़कर पॉइंट में कितना भी हुआ हो, इंडेक्स फॉर्म में कितना हो गया, 105, ऐसी 109, ऐसे करते 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 हमारे 19-20 में, 19-20 नहीं 18-19, हमारा प्रीवियस ईयर 18-19 है। तो 18-19 में वो इंडेक्स वैल्यू जो चीज़ 100 रुपये की थी, वो आज कितने की हो गई है, 280 की हो गई है। ये किसके हिसाब से, ये इन्फ्लेशन के हिसाब से हुई है। तो यहाँ पे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया हुआ है। इस इंडेक्स से आप और भी चीज़ें निकाल सकते हो कि कोई चीज़ 2003-4 में अगर 109 रुपये की थी, तो वो 18-19 में कितने की हो गई है, 280 की हो गई है। इसका मतलब ये है, ये जो चार्ट है, ये टेबल है, क्वेश्चन में गिवन होती है, आप टेंशन मत लो, याद व्याद कुछ नहीं करना है इसको। यहाँ पे इसका इफेक्ट कैसे लेंगे, देखो हमने ये एसेट कितनी तारीख को खरीदा था, कौन से साल में खरीदा था, ये ईयर बता दो मुझे। ये 3-4 है, ये 3-4,
समझ रहे हैं ना, ये वाला जो ईयर है ये 3-4 है, तो 3-4 का इंडेक्स कितना था, 3-4 का इंडेक्स था 109, और हमें इसे कब का निकालना है, अपने प्रीवियस ईयर का, यानी 280 का निकालना है ये 109 का, 280 का निकालना है। तो ये तीन चीज़ जो खरीदी थी हमने, जो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है COA, 3 लाख में ख़रीदा था, डिवाइड करेंगे 109 से, 109 से डिवाइड करो, क्योंकि ये जो 3 लाख है ये कब की है वैल्यू, 3-4 की, और 3-4 का इंडेक्स था 109, और मल्टीप्लाई करो 200 अपने प्रीवियस ईयर 280 से, तो इससे आपकी 280 वाली वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा ये 3 लाख। ठीक है, तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 109 इंटू 280 जब आप करेंगे तो पॉइंट में आएगा, डोंट वरी, आप इसे राउंड ऑफ कर दो, 770642, ये आ गई आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लेकिन इसके आगे ना आपको क्या लिखना पड़ेगा, आई मतलब इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इसको आप ऐसे देख लेना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसकी फुल फॉर्म, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ, जो आपने वहाँ देखा था एक्विजिशन। अब सिंपल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं आएगा, अब इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा, सिंपल COA नहीं, अब ICOA लिखना है आपको। तो देखो हुआ क्या, अगर हम बिना इंडेक्सेशन के कर रहे थे तो हम कितना घटा रहे थे, 3 लाख, और अगर इंडेक्सेशन के साथ कर रहे हैं तो कितना घटा रहे हैं, करीबन 7,70,000 के समथिंग। तो ज़्यादा घटाना अच्छी बात है, हम पहले से सीखते आ रहे हैं इनकम टैक्स के अंदर, ज़्यादा जितना घटाने को मिलेगा वो अच्छी बात है। मतलब ये जो इंडेक्सेशन है, अगर आप इंडेक्सेशन कर रहे हैं तो ये एक बेनिफिट है, और ये बेनिफिट तभी मिलता है जब आपका एसेट क्या रहेगा, लॉन्ग टर्म। यानी अगर आप कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे तो अपने खर्चों को इंडेक्सेशन करेंगे। सिंपल है ना। सवाल उठता है यार ये COT का खर्चा था, इसको क्यों इंडेक्सेशन नहीं करा, क्योंकि ये अपने आप में 2018 का खर्चा था। तो अगर आप इसे इंडेक्स करोगे भी तो ये 280 से डिवाइड मारोगे और इंटू भी 280 से ही करोगे, क्योंकि ये उसी साल का है, तो फिर ये तो वही आने वाला है, इसलिए हमने इसको इंडेक्सेशन किया नहीं। दूसरा खर्चा आपका इम्प्रूवमेंट का है, इसको भी आप इंडेक्स करोगे, ICOI। कितने का खर्चा है, 90,000 का, 90,000। देखो डिवाइड किससे मारूं वो तो पता करना पड़ेगा किस साल का खर्चा है, लेकिन मल्टीप्लाई तो मैं 280 से ही करूंगा। सही बात है कि नहीं, क्योंकि मुझे अपने प्रीवियस ईयर की वैल्यू की इंडेक्स वैल्यू में से कन्वर्ट करके लेकर आना है। जो चीज़ 90,000 की उस टाइम पर थी, वो उतने रुपए की जो वैल्यू है आज की डेट पर कितनी है, तभी तो मैं उसे 18 लाख से कंपेयर करूंगा। ये एक रियल, एक अच्छी कैलकुलेशन होगी, एक अच्छी कंपैरिजन होगी। ये अच्छी कंपैरिजन नहीं थी। शॉर्ट टर्म के लिए तो आप ऐसा ही करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको इंडेक्सेशन करना पड़ेगा। सिंपल। आ जाओ बताओ ये किस साल का खर्चा है, ये 8-9 का खर्चा है, तो 8-9 का इंडेक्स बता दो यहाँ पे ढूंढ के। 8-9 का इंडेक्स है 137, 137 से डिवाइड करो, एंड किसकी वैल्यू पता करनी है, 280 की, क्योंकि ये 90,000 137 के बराबर है, तो 137 से डिवाइड करूंगा तो एक इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी, और कितने की पता करनी है, 280 की पता करनी है, तो 280 से इंटू कर दो। थोड़ी सी मैथ्स तो पता होगी। तो 137 से डिवाइड कर दी और 280 से आपने मल्टीप्लाई करा, तो आपके पास आएगा 1,83,942। समझ रहे हैं। और पहले कितना घट रहा था, 90,000, और अब कितना घटा रहे हो, 1,83,000 समथिंग। तो ये तो अच्छी बात है। तो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट मिल जाता है इंडेक्सेशन करने का, शॉर्ट टर्म में नहीं मिलता। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अब मुझे बताओ कितना आएगा। 17.5 लाख में से 770642 माइनस 18342 जो भी आया माइनस कर दो, तो ये बनकर आएगा आपका। कहीं पे मिस्टेक कर रहा हूँ कैलकुलेशन तो प्लीज़ कमेंट कर देना यार, ठीक। बाकी तो मेरे ख्याल से ठीक ही है। ये समझ आई चीज़, ये मैंने खुद से एग्जांपल लिया था, और ये फॉर्मेट वही है, बस अब यहाँ पे नया चीज़ क्या आ गया, आई आ गया, इंडेक्सेशन यहाँ पे इंडेक्स्ड आ गया। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था तो आप यहाँ लिख सकते हो इंडेक्स्ड, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं लिखना यार, ये लॉन्ग टर्म के लिए लिखना है। अब बोलेंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ऐसे करके आप इसे बोलेंगे। सिंपल, शॉर्ट टर्म में नहीं लॉन्ग टर्म में ये रहेगा। और क्या बताना था मुझे, और क्या बताना था, हाँ ये बेनिफिट है, ये सब हमने बात कर ली। इसके बाद एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से और फिर वीडियो को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे ना 2 एग्जांपल है, ये वाला तो आप घर से करेंगे, मैं आपको ऊपर वाला करवा रहा हूँ। ज़रा एक बार खुद से ट्राई कर लो, एक बार मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ, जब तक ट्राई करो, देखो इसका आंसर क्या आता है। और दूसरा वाला होमवर्क रहेगा आपका, वही शॉर्ट फॉर्म लेकर ही चल लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या है, मैं बात करता हूँ इस पर। कहता है मिस्टर एक्स ने परचेज किया प्लॉट ऑफ लैंड, एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदा है इसने 1 लाख रुपए में। कब, फाइनेंशियल ईयर, यानी जो भी इसका 2002-2003 में इसने खरीदा है। सिंपल है।
उसके बाद आगे बोलता है दिस लैंड इज सोल्ड, उसने बेच दिया इसे 40 लाख में 18-19 में, अपनी प्रीवियस ईयर 18-19 में। एंड सेलिंग एक्सपेंस, ये सेलिंग एक्सपेंस मतलब COT, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ़र, सेल करते वक्त जो खर्चे लगे वो 50,000 है। क्वेश्चन के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं है, कोई बात नहीं, उसने कोई इंप्रूवमेंट नहीं किया होगा, तो जब नहीं है तो छोड़ देंगे। फॉर्मेट क्या बनेगा, ओहो जगह कम पढ़ना पड़ जाए, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे सेल कंसिडरेशन, यहाँ पे आ जाएगा आपका COT माइनस करेंगे तो आपका निकल कर आएगा यहाँ पे NSC, और यहाँ पे पहला ICOA एंड दूसरा खर्चा ICOI, हालांकि है नहीं ये वाला खर्चा, लेकिन हम फॉर्मेट पूरा बनाएंगे। और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और याद रखना ये नोट हमेशा रहेगा वो वाला कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, वाई बिकॉज द पीरियड ऑफ होल्डिंग इज मोर देन दिस, एंड ये पता है ना आपको। आ जाओ, सेल कंसिडरेशन कितना है इसका, 40 लाख का सेल कंसिडरेशन है, 40 लाख का सेल कंसिडरेशन है। और ये राइटिंग में मत जाना प्लीज़, मेरी राइटिंग थोड़ी सी कैमरे में देख के गंदी गंदी हो जाती है। COT कितने का था, COT था आपका 50,000 रुपये का COT है, तो 50,000 रुपये जब मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा तो ये बन के आएगा आपका 35 हे रुको 39,50,000। क्लियर, मुझे बताओ COA कितना है, मैंने COA पूछा है, ICOA नहीं पूछ रहा, COA मतलब कितने में खरीदा था, 1 लाख में खरीदा था, तो मैं इसको अंदर यहाँ पे सॉल्व करूँगा। 1 लाख में खरीदा था, किस साल खरीदा था और किस साल में इसे कन्वर्ट करना है, अपने प्रीवियस ईयर में कन्वर्ट करके लाना है। तो किस साल खरीदा था, ये 2-3 में खरीदा था, 2-3 का इंडेक्स बता दो, ढूंढो, ये रहा 105, 105 से डिवाइड कर दो और 280 से इंटू कर दो, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 105 इंटू 280, पॉइंट मारा राउंड ऑफ कर देना, तो 266667, ठीक, 2,67,667 ऐसी वैल्यू आ जाएगी इसकी। इम्प्रूवमेंट है नहीं, डैश मार के छोड़ देंगे, आगे से सॉल्व करके मुझे बता दो कितना आ रहा है। 395 39,50,000 26,666,7 करेंगे माइनस, तो ये आ जाएगा आपका 368,3333। थोड़ा ऐसे यार पार्टिसिपेट करा करो यार, कमेंट्स वमेंट करा करो, मुझे अजीब सा लगता है मैं अकेले अकेले बड़बड़ा रहा होता हूँ। ठीक, थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो, थोड़ी सी मदद करा करो, बोला करो वीडियो अच्छी लगी नहीं लगी, वीडियो अच्छी लगती तो लाइक कर दिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करा करो वीडियो को, क्या बोलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी तक सब्सक्रिप्शन बढ़ ही नहीं रहे, जब मैं देखता हूँ तो उसमें दिखाता है कि इतने लोग बिना सब्सक्रिप्शन के देख रहे हैं, वाओ, ऐसी बात बेकार है। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा लो। ठीक, अगली वीडियो में मिलेंगे हम और क्वेश्चन के साथ। आपके लिए मैं यहाँ पे होमवर्क लगा कर जा रहा हूँ, ये वाला, इस होमवर्क को करोगे, अगली वीडियो में पहले इसको सॉल्व करूँगा और फिर आगे हम इस चैप्टर को बढ़ाएंगे। कैसा लग रहा है चैप्टर, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। घर पे रहो, लॉकडाउन का पालन करो, अभी भी लॉकडाउन जारी है, हल्के में मत लेना प्लीज़ इन चीज़ों को, अपना ध्यान खुद रखिए। बाय बाय, टेक केयर।